गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग का जो आपकी बुक है वो रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हम रिवाइज कर रहे हैं। पेज नंबर 2.16 पे हम रिवाइज करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब इसमें आपको ये सीखना है कि कोई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किस बेस पे किया जाता है। अकाउंटिंग में कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। तो ट्रांजेक्शन्स इन जनरल आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स। ट्रांजेक्शन मतलब वही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं जनरल में। जनरल मतलब बुक्स में, प्रिलिमिनरी बुक्स जो होती है उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बेस पे। फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक होता है पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के रूल्स। एक होते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू असेट एंड प्रॉपर्टीज यानी गुड्स और प्रॉपर्टीज और असेट से रिलेटेड। एक होते हैं ट्रांजेक्शन जो कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट। नाम से पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, जैसे मैं और आप नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन अ पर्सन हु इज़ अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। जिसे कानून एक पर्सन का दर्जा देता है, कानून उसे व्यक्ति मानता है, उसे आप आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। वो किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई सोसाइटी हो गई, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, कोई हॉस्पिटल हो गया, ये सब, कोई बैंक हो गया, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी पर्सन की डेफिनेशन जो है उसमें 3 लोग आ जाएंगे पर्सन के अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट, एक तो नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, राम श्याम सीता, जो नेचुरल पर्सन नेचर ने बनाया वो पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ, जिन्हें लॉ क्रिएट करता है, कानून किसी एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, वो किसी न किसी एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं, जैसे कंपनी हो गई आपकी, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। और नेक्स्ट होता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो किसी थर्ड पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी अकाउंट, तो आप उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन कौन होते हैं हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन है आपका बिजनेस, सेकंड पर्सन है बिजनेसमैन। सेपरेटरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो फर्स्ट सेकंड पार्टी तो ये हो गए। अब जो लोग भी इनसे डील करेंगे वो थर्ड पार्टी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई शॉप किराए पे दे रखी है, पर अभी तक आपने किराया नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट चल रहा है 4 महीने का, सपोज 40,000 रुपये। तो ये रेंट देना है, आउटस्टैंडिंग यानी लाइबिलिटी आपको पे करना है, अभी तक आपने पे नहीं किया। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस ऑनर को, जिसका किराए पे आपने मकान ले रखा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस में कि आपने उसे 4 महीने का किराया नहीं दिया। तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ ये। उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड पर्सन को आपके बिजनेस में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। इससे कोई टैक्स है, जैसे जीएसटी आपने पब्लिक से लिया तो गवर्नमेंट को पे करना होगा टैक्स। तो टैक्स का अमाउंट मान लीजिए 4 लाख रुपए आ रहा है, आप पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को पे करेंगे ना, तो टैक्स का अकाउंट जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट एक पर्सन है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं जो किसी थर्ड पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट इसमें। पर्सनल अकाउंट रिलेट टू पर्सन, ये पर्सन से रिलेटेड होते हैं। ट्रेड रिसीवर डेटर्स हो सकते हैं, ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर हो सकते हैं। दिस अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट, इट रिलेट टू ट्रांजेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, राम श्याम सीता गीता एटसेट्रा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पज, बिजनेस एंटिटीज आर ट्रीटेड टू हैव सेपरेट एंटिटी होती है बिजनेस की, यानी कंपनी जो होती है वो अलग होती है शेयर होल्डर से। दे आर रिकोगनाइज एज ए पर्सन द आई ऑफ लॉ, इन्हें कानून की नज़र में व्यक्ति माना जाता है फॉर डीलिंग विद अदर पर्सन के साथ काम करते समय। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हो गई, कंपनीज हो गई, प्राइवेट लिमिटेड या क्लब हो गया, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दीज आर नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से तो नहीं होते, बट अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये किसी पर्सन को आपके बिजनेस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, प्रीपेड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स तो पढ़ चुके हैं आप। बिजनेसमैन को आपके बिजनेस में 2 अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं। एक बिजनेसमैन अपने नाम से तो अकाउंट नहीं खोल सकता अपने बिजनेस में, पर उसके 2 नाम होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट जो पैसा लगाता है, और ड्राइंग जो पैसा वो पर्सनल पर्पज के निकाल के ले जाता है। तो पर्सनल अकाउंट जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, या आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट।
इम्पर्सनल अकाउंट में वो सारे अकाउंट आ जाएंगे जो किसी गुड से रिलेटेड है या एक्सपेंसिव लॉसेस से रिलेटेड है, वो इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। इम्पर्सनल अकाउंट को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। इम्पर्सनल अकाउंट एक तो होते हैं रियल अकाउंट और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी गुड्स से रिलेटेड होगा आपके, जैसे आप गुड्स से या असेट से रिलेटेड होगा, वो रियल अकाउंट होगा। जैसे कैश हो गया, कैश जो है वो गुड्स हो गया आपका, ठीक है। स्टॉक हो गया, ये सब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये सब रियल अकाउंट है। बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट है जो किसी गुड्स या सर्विस गुड्स या क्या आपके असेट से रिलेटेड होते हैं, वो रियल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट ऐसा कोई भी अकाउंट जो एक्सपेंसेस बताए या इनकम शो करे, गेन या प्रॉफिट शो करे, उस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। ऐसा कोई भी अकाउंट जो इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस को शो करे, वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, इसमें कवर होते हैं। दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड, इन्हें सब डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। तो रियल अकाउंट होते हैं अकाउंट्स विच रिलेट टू असेट, ऐसा कोई भी अकाउंट जो असेट से रिलेटेड होता है, तो फर्म यानी फर्म मतलब बिजनेस से, बिजनेस के असेट से रिलेटेड होता है, बट नॉट डेट, ये लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोन होगा तो ऑब्वियसली आपने किसी से लोन ले रखा है तो पर्सनल अकाउंट में कवर्ड होगा। जैसे बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक क्या है, किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लगता है, और बैंक जनरली अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, तो वो तो इसमें कवर्ड हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स रिगार्डिंग लैंड हो गया, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा आर रियल अकाउंट्स। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अकाउंट आर ऑल्सो रियल। कैश एट बैंक तो गलत लिखा हुआ है, जो बैंक बैलेंस होता है वो तो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, कैश इन हैंड जो है वो आपका रियल अकाउंट है। अगर आपने फिजिकली कोई कैश रख रखा है कहीं पर बैंक में, लॉकर वगैरह में, ऑब्वियसली वो कैश है तो कैश तो रियल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट्स, अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, ऐसा कोई भी अकाउंट जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है, लॉसेस बताता है आपको, गेन बताता है, रेवेन्यू बताता है, एक्सेट्रा। लाइक सैलरी अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट। द नेट रिजर्व ऑन नॉमिनल अकाउंट इज रिफ्लेक्टेड एज ए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, सोल प्रोप्राइटर है, तो आप 11 से पढ़ रहे हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है और जो पार्टनरशिप में, वो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट्स आर देयरफॉर टेम्पररी अकाउंट, ये टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं क्योंकि इनकी एक साल में इनको क्लोज कर दिया जाता है, पीएन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम रूल पढ़ेंगे। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं रियल अकाउंट, एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, पर्सन में तीन तरह के पर्सन आ सकते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रियल अकाउंट जो गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और असेट से रिलेटेड होते हैं, और ऐसा कोई भी अकाउंट जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट बताए, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। अब हम इनमें पोस्टिंग कैसे करते हैं, कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, तो ऐसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार, अगर आप एज ए अकाउंटेंट कहीं पे इंटरव्यू देंगे या कई बार सीए बनने के बाद भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन जनरली हो सकता है कि आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए कि किस बेसिस पे किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, किस बेसिस पे किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑल द अबव क्लासिफाइड अकाउंट्स हैव टू रूल्स ईच, वन रिलेटेड टू डेबिट एंड वन रिलेटेड टू क्रेडिट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, विच आर ऑल्सो टर्म एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एज दीज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आप पढ़ रहे हैं जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल है, रिसीवर को हमेशा डेबिट करो। रिसीवर मतलब जिसे आप दे रहे हैं, कुछ पेमेंट दे रहे हैं, कुछ गुड्स बेच रहे हैं, वो रिसीवर हुआ, तो रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का रूल है, व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है बिजनेस में उसे डेबिट करो, जो चीज़ जा रही है व्हाट गोज आउट उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट करिए, ऑल इनकम और प्रॉफिट्स गेन्स को आप क्रेडिट करिए। इस तरह से पोस्टिंग यानी पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करिए और गिवर को क्रेडिट करिए अगर पर्सनल अकाउंट है तो। रियल अकाउंट है तो व्हाट्स कम्स इन, जो चीज़ आ रही है बिजनेस में उसे डेबिट करिए, व्हाट गोज आउट, जो जा रही है चीज़ उसे क्रेडिट करिए। नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करिए, ऑल इनकम और गेन्स को आप क्रेडिट करिए। अब हम इसके बेस पे एंट्री बनाएंगे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, आपको बताना है वो कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड, और आपको रीजन भी बताना है कि आप उसे क्या डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ₹50 लाख, आप बिजनेस में मैन है, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो फिर पैसा आएगा, और इतनी बड़ी रकम है तो कैश में नहीं, ऑनलाइन ही बैंक में आएगी ऑब्वियसली। वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और सुनते भी होंगे अगर 10,000 रुपये से कोई ज़्यादा का एक्सपेंस है
तो आपको जनरली वो कैश में बैंक के थ्रू पे करना होता है, अदरवाइज इनकम टैक्स वाले उसे अलाउ नहीं करते। ऑल्दो ये इन्वेस्टमेंट है तो एक्सपेंस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट है, कैश में भी आ सकता है, पर जनरली इतनी बड़ी रकम हम मान के चलते हैं कि कैश में किसी ने नहीं लगाई होगी, बैंक में ही पैसे, बैंक के थ्रू आया होगा पैसा। तो बैंक यानी एक अकाउंट तो इसमें सबसे पहले कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है बिजनेस का, तो आपको देखना है कौन कौन से अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, एक तो इसमें पैसा आ रहा है बैंक में, एक तो बैंक का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, और कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, तो एक कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, राइट। आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में सबसे पहले देखना है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैपिटल आ रही है बिजनेस में, और एक बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो बैंक कौन से नेचर का अकाउंट हुआ, अभी बताया था पर्सनल। हर बैंक किसी ना किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट में हर बैंक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू गवर्न होता है, कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड होता है। तो इन द आई ऑफ लॉ एक बैंक क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या लगेगा, रिसीवर, बैंक के पास पैसा आ रहा है, रिसीवर हुआ बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कैपिटल, ठीक है, गिवर देने वाला कौन है, ऑनर दे रहा है। कैपिटल कौन लगाता है, ऑनर पर। ऑनर का अपने नाम से तो अकाउंट होता नहीं, वो कैपिटल के अकाउंट से खोल सकता है। तो गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो डेबिट हो जाएगा। शॉर्ट में डेबिट को डीआर लिखते हैं, नहीं डेबिट रिकॉर्ड, डीआर की फुल फॉर्म होगी डेबिट रिकॉर्ड। और कैपिटल अकाउंट 2 लगा देते हैं आगे, क्रेडिट को लिखने के लिए 2 लगा दिया जाता है आगे, 2 कैपिटल अकाउंट। इसके आगे क्रेडिट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लगाने का मतलब ही क्रेडिट है, यानी क्रेडिट रिकॉर्ड, सीआर की फुल फॉर्म होगी क्रेडिट रिकॉर्ड हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बैंक रिसीवर है, उसमें पैसा आ रहा है डेबिट, और कैपिटल ऑनर जो दे रहा है पैसा वो गिवर है। तो ऑनर का पर्सनल नाम से तो आप खोल नहीं सकते अकाउंट, उसके 2 नाम होते हैं बिजनेस में, कैपिटल और ड्राइंग्स। तो यहाँ तो कैपिटल लगा रहा है, तो कैपिटल के गिवर है, तो गिवर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी पेड ₹50,000। तो इसमें 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो पैसा जाएगा आपके पास से बैंक, ठीक है, और वेजेस सैलरी, ये 2 अकाउंट हो गए। वेजेस सैलरी एक्सपेंस है, तो अभी आपने पढ़ा है सारे एक्सपेंस। जो नॉमिनल अकाउंट हुआ, एक तो नॉमिनल अकाउंट हुआ, वेजेस सैलरी तो खर्चा बता रहा है, किसी को आपने मजदूरी दिया, वेतन दिया, सैलरी दी, तो इसका क्या रूल था, एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करो। तो वेजेस एंड सैलरी तो डेबिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। गिवर बैंक है, बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। रेंट रिसीव 2 लाख, पैसा, अब रेंट रिसीव हुआ है तो बैंक में पैसा आया होगा, तो बैंक रिसीवर है तो ये डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट है, बैंक तो रिसीवर होगा। और रेंट क्या है, रेंट इनकम है, आपको रेंट मिला है, इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार खरीदा है सामान, तो उधार खरीदा, एक तो सामान आ रहा है, परचेज हो रही है, तो परचेज अकाउंट हो गया एक तो। और जिससे सामान खरीदा है वो क्रेडिटर, आपको उधार सामान बेचा हो, गिवर हो गया, तो क्रेडिटर तो पर्सनल अकाउंट हुआ, तो क्रेडिटर को तो क्रेडिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट किया जाता है। और परचेज क्या है आपके लिए, ठीक है, परचेज को आप क्या बोलेंगे, परचेज एक्सपेंस बताता है कि आपका कितना खर्चा हुआ, परचेज एक्सपेंस ही तो है। तो एक नॉमिनल अकाउंट हुआ, परचेज का क्या रूल है, डेबिट करिए एक्सपेंस और लॉसेज को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो जाएगी एंट्री, ठीक है। और सोल्ड गुड्स ₹8,16,000, आपने 8,16,000 में गुड्स बेचा और रिसीव किया पेमेंट चेक में, वही बैंक में आया पैसा चेक के थ्रू, तो बैंक में पैसा आया है, आपने गुड्स बेचा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, रिसीवर को डेबिट करेंगे आप यहाँ पे, बैंक रिसीवर डेबिट। और सेल किया है आपने गुड्स, तो सेल आपके लिए क्या है, इनकम, सेल करने पे इनकम हुई, इनकम सेल नॉमिनल अकाउंट है, सेल हो जाएगा क्रेडिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल बन जाएगी एंट्री। मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स, ये तो गोल्डन रूल थे अकाउंटिंग के जो आपने पढ़े, अब मॉडर्न रूल है, ये भी उसी पे बेस्ड है, पर इनको समझना इजी होता है, इसलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स हैं, इनके बेस पे हम एंट्रीज को जल्दी समझ पाते हैं करते समय। एक तो रियल अकाउंट हो गया, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट आप पढ़ चुके हैं, इट्स अ क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट। नाउ लेट अस सी द मॉडर्न एंड मोर एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन अकाउंट। एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट का रूल, आपको पोस्टिंग जब भी करनी है एसेट अकाउंट की जर्नल एंट्री बनानी है, तो एसेट जब इंक्रीज होगी तो डेबिट करना है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, बस आपको याद रखना है। एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और अकाउंट का जो बैलेंस, एसेट का अकाउंट का बैलेंस डेबिट ही होगा, एसेट क्रेडिट थोड़ी होगी, एसेट है वो आपके लिए, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट इंक्रीज होगी तो आपको डेबिट करना है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटी उल्टा है, लायबिलिटी में आपको पेमेंट करना है किसी को, तो लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है, यानी जो अमाउंट शो करते हैं एज ए बैलेंस, वो क्रेडिट होता है आपके बिजनेस में। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है, यानी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट भी एक लायबिलिटी, ऑनर को पैसा
पैसा देना होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो ऑनर जो कैपिटल लगाता है वो एज ए लाइबिलिटी लगाता है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना है, यानी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। रेवेन्यू अकाउंट मतलब प्रॉफिट का अकाउंट है, प्रॉफिट क्रेडिट का बैलेंस होता है प्रॉफिट का, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होगा तो डेबिट करना है। एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल होगा, अगर एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो इंक्रीज, अगर एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करना है, और घटते हैं डिक्रीज होते हैं क्रेडिट करना है। विड्रॉवल अकाउंट मतलब ड्राइंग्स जो आप करते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स अगर इंक्रीज होती है, अगर आप ड्राइंग्स करते हैं तो डेबिट करना है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करना होता है। तो हम इसके बेस पे एंट्रीज बनाते हैं। यानी एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करना है आपको, डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होगी तो डेबिट करना है, ठीक है। इसी तरह कोई आपका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। और कोई एसेट कैपिटल इंक्रीज होती है तो आपको क्रेडिट करना है, डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। और कोई भी इनकम वगैरह होती है, इनकम प्रॉफिट होते हैं, उन्हें क्रेडिट करना है, और घटते हैं तो डेबिट करना है। जर्नल अब समझते हैं। जर्नल एक बुक है जहाँ पे आप सारे ट्रांजेक्शन्स को प्रिलिमिनरी बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एंटर इन दिस बुक टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिट एंड क्रेडिट। आप इसी में जर्नल एंट्री बनाते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड है सब्सिडरी बुक, इसे आप सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इस टर्म एज जर्नलाइजिंग द एंट्री। जब आप जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आप जर्नलाइज कर रहे हैं एंट्रीज को। इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एक ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है इन विच ट्रांजेक्शन आर एंटर ऑन डेली बेसिस। आप डे टू डे बेसिस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीरियल वाइज। जैसे आज कौन सी तारीख है, 11 जुलाई, तो आज ट्रांजेक्शन होगा, 12 जुलाई के ट्रांजेक्शन 12 को रिकॉर्ड होंगे, 13 जुलाई के 13 तारीख को रिकॉर्ड होंगे। ऐसे सीरियल वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। ऐसा थोड़ी कि पहले आप 15 तारीख की एंट्री करेंगे फिर 20 तारीख की एंट्री करेंगे, नहीं, सीरियल वाइज एंट्रियाँ रिकॉर्ड होंगी डे बाय डे। जर्नलाइजिंग द प्रोसेस कैसे होता है, ऑल ट्रांजेक्शन में बी फर्स्ट रिकॉर्डेड। सारे ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड होते हैं जर्नल में एज एंड वैन दे अकर, जैसे वो अकर होते हैं। जैसे मैंने आज 11 तारीख को 10 लाख रुपए का पेमेंट किया, ऐसे तो ये आज ही रिकॉर्ड होगा, नहीं कि कल रिकॉर्ड होगा, सेम डे रिकॉर्ड होगा जैसे वो अकर होगा ट्रांजेक्शन। द रिकॉर्ड इज क्रोनोलॉजिकल यानी सीरियल वाइज होगा, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू मेंटेन द रिकॉर्ड इन ऑर्डरली मैनर। कि कौन सा खर्चा किस डेट को हुआ है पता करना। अगर उल्टे सुलटे एंट्रीज करेंगे, यानी 10 तारीख की एंट्री कर रहे हैं 20 तारीख को, 20 तारीख की एंट्री कर रहे हैं 25 तारीख को, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी डेट को क्या खर्चा और इनकम आपको हो रही है। ये फॉर्मेट दे रखा है जर्नल का कि जब कोई एंट्री रिकॉर्ड की जाती है तो ये फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट लिखेंगे, कौन सी डेट को वो ट्रांजेक्शन हुआ, पर्टिकुलर में वही डेबिट किसी के आपने क्रेडिट किया क्या वो आप मेंशन करेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। लेजर फोलियो, ठीक है, लेजर फोलियो भी आप पढ़ेंगे। लेजर जर्नल के बाद लेजर बनाई जाती है। जैसे सेल है, लेजर का अपन मतलब समझ लेते हैं शॉर्ट में। जैसे आपने सेल किया, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप 1 तारीख को भी बेच रहे हैं, 4 तारीख को भी बेच रहे हैं, 5 तारीख को बेच रहे हैं, 10 तारीख को बेच रहे हैं, तो एक डिफरेंट सेल अकाउंट डिफरेंट डेट को क्रेडिट हो रहा है। सेल करोगे तो इनकम है, आपका इनकम है तो क्रेडिट करोगे आप। तो फिर लेजर में हम क्या करते हैं, सारे महीनों के ट्रांजेक्शन्स को, वैसे ईयरली होता है, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर अकाउंट से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो एक साथ समराइज वे में वहाँ लिखा जाता है कि ये सेल का लेजर हुआ, इसमें सेल के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आते हैं। तो जहाँ पे हम लेजर बनाएंगे इस ट्रांजेक्शन की, उसका नंबर आएगा उस पेज का कि कौन से पेज पे आपने इसकी लेजर बनाई। लेजर मतलब कि जो डिफरेंट डेट को सेम अकाउंट के ट्रांजेक्शन हुए उन्हें समराइज करके एक ही जगह लिखना, उसे लेजर बोलते हैं। इसका भी फॉर्मेट अभी आप आगे पढ़ेंगे। अमाउंट जो डेबिट किया अमाउंट वो लिखेंगे, और जो क्रेडिट किया वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन जनरल। जब भी आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं आपको कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने होंगे। जनरल एंट्री कैन बी सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब जिसमें 2 ही अकाउंट हो, यानी एक डेबिट हो रहा हो, क्रेडिट, जैसे 1 डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है, नहीं, एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, क्रेडिट हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा क्रेडिट या डेबिट हो सकते हैं, उन्हें कंपाउंड एंट्री बोल सकते हैं या कंबाइंड एंट्री। इन सच केसेज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक दैट द टोटल ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल। आपको ये बस ये चेक करना है कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना आप डेबिट कर रहे हैं उतना ही आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। इफ जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डिंग सेवरल पेजेस, अगर आप अलग अलग पेजेस पे रिकॉर्ड करें, जैसे ये पेज भर गया, अब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आप टोटल लगाएंगे यहाँ पे कि कितना डेबिट हुआ इस पेज पर, कितना क्रेडिट हुआ। बोथ द अमाउंट कॉलम ऑफ ईच पेज शुड बी टोटल। आपको टोटल करना होगा डेबिट क्रेडिट, एंड बैलेंस शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द दैट पेज, एंड ऑल्सो द सेम टोटल शुड बी कैरी फॉरवर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट पेज। और फिर जो टोटल आपने लिखा डेबिट क्रेडिट का वो नेक्स्ट पेज पे आप स्टार्ट करेंगे, वहाँ मेंशन करेंगे कि लास्ट पेज में इतना डेबिट का अमाउंट है, इतना क्रेडिट का अमाउंट था।
वेन जनरल एंट्री फॉर 2 और मोर ट्रांजेक्शन कंबाइंड, जब आप एक से ज़्यादा जनरल एंट्री को कंबाइन कर देते हैं उसे कंपोजिट जनरल एंट्री भी आप बोलते हैं, कंबाइन एंट्री बोलते हैं। इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकली अभी। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं। एनालाइज ट्रांजेक्शन मैसेज साहिल एंड कंपनी के ट्रांजेक्शन्स की आपको जनरल एंट्री बनानी है और ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोचेस। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच आपने पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या बोलती है कि जो असेट का टोटल है वो आपकी लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस होता है, ये तो डेबिट हो गया, अभी आपने पढ़ा सारी असेट का डेबिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी का क्रेडिट होता है और कैपिटल का भी क्रेडिट होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होना चाहिए। तो जो असेट का टोटल है वो आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच अभी आपने पढ़ी थी, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की, कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। ट्रांजेक्शन दे रखे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 वर एज फॉलो, फिगर इन 1000 में है ये फिगर्स। साइल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ₹4,000, आपने 4,000 रुपये की कैपिटल लगाई साइल ने, तो कैपिटल आएगी, बिजनेस पैसा आएगा, तो एक तो असेट भी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका असेट है, और लायबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। कैपिटल एक लायबिलिटी है, तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, 4,000 तो आपका बैंक में आएगा पैसा, यानी एसेट बढ़ जाएगी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एक कैपिटल बढ़ जाएगी आपकी 4,000 से, राइट। तो दोनों इक्वल हो गए, डेबिट जितना हुआ अपने क्रेडिट हुआ। कैश विदड्रॉन फ्रॉम द सिटी बैंक, आपने सिटी बैंक से पैसे निकाले 200 रुपये, तो आपके जो सिटी बैंक है आपने उसे कैश विदड्रॉ किया है 200 रुपीज़। तो किस पर्पज़ के लिए विदड्रॉ किया होगा? पर्सनल, आपने माना जाएगा पर्सनल पर्पज़ के लिए ऑनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, ठीक है। तो एक तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा आपका 200, और आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी 200। तो कैपिटल भी, एक तो बैंक बैलेंस कम होगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम वाई, आपने वाई से 500 रुपये का लोन लिया, तो पैसा आया, तो असेट बढ़ गई तो 500 से, राइट, और लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, आपको चुकाना पड़ेगा पैसा, तो ये 500 रुपये आ गए। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। देखिए दोनों इक्वल चल रहे हैं ट्रांजेक्शन। सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 300, आपने मार्च की सैलरी पे करी है 300 आपकी, 100 स्टिल पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और 100 रुपये अभी भी देने बाकी रह गए, ठीक है। तो आपको 400 का ही खर्चा होना था, साफ साफ लिखा हुआ है कि 300। आप बस यहाँ पे ऐसे आप इसे शो कैसे करेंगे एग्जाम में वो भी दिखा देता हूँ। इन्होंने ऐसे दिखा रखा है कि एसेट को ऐसे लिख रखा है, कैश प्लस बैंक प्लस फर्नीचर, मैंने एक टोटल में आपको समझा दिया, एसेट कैपिटल लायबिलिटी की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 300, आपने सैलरी पे कर दी 300, 100 रुपये स्टिल पेबल हैं आपके, 100 रुपये आपको अभी भी देने हैं। तो आपको 300 रुपये जो आप इसमें शो करेंगे वैसे शो करेंगे। एक तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जो आपने सैलरी पे करी, राइट, 300 रुपये चले जाएंगे आपके पास से, ठीक है। और आपने को 100 रुपये अभी देने हैं, तो वो 100 रुपये लायबिलिटी हो गया, एक तो आपकी वो लायबिलिटी के तौर पर शो हो जाएगा 100 रुपये आपकी, और आपकी जो कैपिटल है वो 400 रुपये से कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट को कम करेगा, आपको 400 रुपये तो देना है रेंट आपका। तो अभी आपके माइंड में आएगा सर ये तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरा हो नहीं रहा अभी, पर ये टोटल अभी मैच हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये 300 है माइनस के, ये माइनस के 400, ये सो ऐसा नहीं। यहाँ माइनस के 400 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको सैलरी तो पूरे 400 रुपये ही देनी थी, तो प्रॉफिट तो 400 से ही कम होगा आपका। हाँ, बैंक से पैसे 300 गए अभी, क्योंकि अभी आपने 100 रुपये नहीं चुकाए, और लायबिलिटी बढ़ गई है 100 रुपये से, वो आपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि एक्सपेंस से आपकी कैपिटल कम होगी और प्रॉफिट से आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। फिर है फर्नीचर परचेज किया 500 का, तो वही फर्नीचर का असेट है, तो असेट बढ़ेगी आपकी। देखिए अब यहाँ पे भी इसी साइड होगा, ट्रांजेक्शन कैपिटल में होगा, असेट बढ़ गई 500 रुपये से फर्नीचर आया, और 500 रुपये से बैंक बैलेंस कम हो गया। अब हम सबका टोटल कर लेते हैं, सब टोटल करेंगे असेट साइड का, तो ये 4200 आ रहा है, और लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहे हैं तो ये 4200 आ रहा है, राइट। आपके माइंड में अभी भी कन्फ्यूजन है रेंट वाला, तो वापस सुन लें, रेंट आपने 300 रुपये पे किया है कैश में, तो एक तो बैंक बैलेंस कम हो गया 300 से, यहाँ तो 300 लिखेंगे असेट साइड में। फिर आपने 100 रुपये भी नहीं पे किया, एक महीने का 100 रुपये बाकी है, तो लायबिलिटी बढ़ गई, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ गई 100 रुपये से। पर टोटल जो आपका खर्चा हुआ 300 तो दे चुके हैं, 100 देंगे, तो 400 रुपये से हुआ आपका खर्चा। एक्सपेंस से कैपिटल कम हो जाती है, तो 400 रुपये से आपने कैपिटल कम कर दिया। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, राइट।
अब हम इन्हीं ट्रांजैक्शन को ट्रेडिशनल अप्रोच से रिकॉर्ड करेंगे। साहिल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 4000 से, कैपिटल लगाया, बैंक में पहले पैसा आया तो बैंक बैलेंस असेट है, असेट इंक्रीज होती तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, और लायबिलिटी है कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो कैपिटल भी बढ़ेगी, 4000 कैपिटल लगा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, असेट इंक्रीज हो रही है, इसे डेबिट कर रहे हैं, और कैपिटल लायबिलिटी से अपन क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम सिटी बैंक। आप सिटी बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अभी आप पढ़ेंगे अगर एक किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होते हैं तो उसे आप कॉन्ट्रा बोलते हैं। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है कि किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों अफेक्ट हो रहे हैं तो आप इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। पैसा आ रहा है इससे डेबिट करेंगे, ठीक है, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, असेट कम हो रही है, इससे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, लोन, आपने लोन लिया 500 का वाइज से, तो पैसा आया आपके पास में, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में लिया तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, असेट बढ़ी से डेबिट कर रहे हैं, और वाइज से लिया है, देने वाले को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट, ये गिवर है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। दूसरा लॉजिक, लायबिलिटी बढ़ रही है, आपको वाई को पैसे देने होंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो मिस्टर वाई को आप क्रेडिट करेंगे, एंट्री बनेगी डेबिट बैंक अकाउंट, क्योंकि माना जा रहा है बैंक से लिया होगा, बैंक में आया होगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई लोन अकाउंट। अगर ये बोलते कैश में लिया लोन तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो जाता। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 300। आपने सैलरी पे करी है 300 रुपीज़, 100 रुपये अभी भी स्टिल पेबल है, तो वो आउटस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो देखिए सैलरी खर्चा तो 400 का ही होना है, तो सैलरी एक्सपेंसेस से डेबिट होगा 400। टू बैंक पैसा क्या है 300, तो टू बैंक लिखेंगे 300, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी देनी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, अभी लायबिलिटी देनी है आपको, 100 रुपये नहीं दी तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस से डेबिट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है इससे क्रेडिट कर रहे हैं, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इससे क्रेडिट कर रहे हैं। अब फर्नीचर खरीदा है 500 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, या दूसरा लॉजिक, एसेट इंक्रीज हो रही है इससे डेबिट कर रहे हैं, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है इससे क्रेडिट कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो स्टेट नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री बतानी है और आपको नेचर बताना है कि ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या पर्सनल अकाउंट है। December 1st, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹4 लाख। अजीत ऑनर का नाम है, इसने बिजनेस में कैपिटल लगाई 4 लाख रुपए की। तो कैपिटल कौन सी नेचर का अकाउंट है, पर्सनल, क्योंकि ऑनर को रिप्रेजेंट करता है आपके अकाउंट में, और पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और बैंक भी क्या है, एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि हर बैंक किसी ना कंपनी होता है, या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है, लिमिटेड वर्ड लगाता है, और बैंकिंग रेगुलेशन 1949 में कवर्ड होता है, तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो दोनों ही पर्सनल नेचर के अकाउंट हुए, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, असेट बढ़ेगी इससे डेबिट, और टू कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज हो गई या कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और देखिए दोनों ही पर्सनल नेचर के अकाउंट हैं। He withdraw the cash for business from bank ₹2000। बिजनेस पर्पस के लिए बैंक से पैसे निकाले 2000 रुपये, तो पैसा आएगा बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है इसे डेबिट कर रहे हैं आप, असेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कैश आ रहा है आपके पास में, और टू बैंक देने वाले को क्रेडिट करते हैं। दूसरा लॉजिक, बैंक एक असेट है, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कैश तो रियल नेचर का अकाउंट हुआ, बैंक आपका पर्सनल नेचर का अकाउंट हुआ, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया रियल है कैश, और बैंक पर्सनल नेचर का है, तो कैश तो एक वस्तु है। December 5 को ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक 15,000। आपने गुड्स परचेज किया, यानी परचेज किया और आपने बैंक से पेमेंट किया, तो परचेज आप करेंगे तो आपके पास गुड्स आएगा, गुड्स आता है तो डेबिट करते हैं, रियल अकाउंट का रूल, ठीक है, सॉरी नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंस है, तो परचेज की बात कर रहे हैं, परचेज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, असेट कम हो रही है इससे क्रेडिट। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और परचेज नॉमिनल नेचर का अकाउंट है क्योंकि वो एक्सपेंस हो गया, और बैंक आपके एसेट कम हो रही है क्रेडिट कर देंगे, बैंक पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो आप मेंशन कर सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट हो गया और टू बैंक अकाउंट हो गया।
ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹16,000, आपने 16,000 का सामान बेचा और पेमेंट बैंक में आया, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और बैंक एक परसेंटेज का अकाउंट है। और टू सेल, सेल प्रॉफिट है, प्रॉफिट सेल नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या थे कि प्रॉफिट और इनकम को क्रेडिट करिए, तो प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पे, आपके पास इनकम है, पैसा आएगा, तो सेल क्रेडिट हो गया, एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, और सेल नॉमिनल नेचर का अकाउंट हुआ, बैंक पर्सनल नेचर का अकाउंट हुआ। नेक्स्ट December 10 को क्या एंट्री, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक 2,500, आपने बैंक से पेमेंट किया, फर्नीचर आपके पास में आया, तो असेट इंक्रीज हुई, इससे डेबिट करेंगे, फर्नीचर आ रहा है, असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और टू बैंक पैसा जा रहा है, असेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करते हैं। और फर्नीचर एक रियल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि वो वस्तु है, कोई गुड्स है, तो वो तो कोई असेट से रिलेटेड हो, कोई गुड्स से रिलेटेड होता है, वो अकाउंट वो अपन रियल नेचर का अकाउंट हुआ, और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक एक पर्सन नेचर का अकाउंट हुआ, एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऐसे इंक्रीज हो रही है इससे डेबिट करेंगे, और पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है इससे क्रेडिट। ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद ₹2400, आपने अरविंद को सामान बेचा 24 रुपये का। जब नाम आता है तो हम ये अज्यूम करते हैं आपने उधार सामान बेचा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा कैश में, हम मानेंगे कि आपने उधार सामान बेचा है, नाम आ रहा है। हाँ, अगर ऐसे लिखते हैं ही सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस टू अरविंद, तो माना जाएगा अरविंद ने तुरंत पैसे दे दिए, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो आप ये अज्यूम करेंगे आपने उधार सामान बेचा है, क्योंकि नाम आ रहा है इसमें, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे, रिसीवर को डेबिट किया जाएगा। अरविंद रिसीवर है, और अरविंद एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो, तो आपने सामान बेचा है अरविंद को, तो अरविंद रिसीवर हुआ, तो अरविंद अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गुड्स जा रहे हैं टू सेल, प्रॉफिट है, सेल करने पे प्रॉफिट होता है, तो टू सेल, तो अरविंद तो हो गया पर्सनल अकाउंट, और टू सेल हो गया नॉमिनल अकाउंट, एंट्री बनेगी अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि अरविंद रिसीवर इसलिए डेबिट और सेल इनकम है इसलिए क्रेडिट। नेक्स्ट December 14, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत ₹10,000, आप अब देखिए इसमें भी नाम आ रहा है, तो माना जाएगा आपने उधार सामान खरीदा है, आपने ऑन क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को परचेज किया है, और अमृत से आपने सामान खरीदा है, तो एंट्री बनेगी, और परचेज किया, तो परचेज आप आएगा, सामान आपके पास में आएगा, परचेज एक एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, एक्सपेंसेस लॉसेस को आप डेबिट करते हैं, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाम आ रहा है तो पर्सनल अकाउंट है टू अमृत, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत, परचेज तो आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट, और अमृत हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत 500, आपने अमृत से सामान खरीदा 10,000 का, उनमें से 500 रुपये का सामान आपने लौटा दिया इसको, यार कोई भी रीज़न होगा, डिफेक्टिव होगा या पसंद नहीं आया होगा, तो अमृत को लौटा दिया, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, अमृत एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर को आपको डेबिट करना है, गिवर को आपको क्रेडिट करना है, तो अमृत रिसीवर है, तो एंट्री बनेगी अमृत अकाउंट डेबिट, और टू परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न कर देंगे आप, सामान जा रहा है आपके पास से, टू परचेज रिटर्न, या फिर आप इसका दूसरा जो एक्सपेंस को आप कम कर रहे हैं, पहले आपने परचेज दिखा दी पूरे 10,000 से, राइट, परचेज एक्सपेंस था दिखा दिया, पर आपने 500 रुपये का सामान तो लौटा दिया, तो आपकी रियल परचेज तो 9.5 ही है ना, तो आपने खर्चा बढ़ा रखा है, बढ़ा के दिखा रखा है, तो हम एक्सपेंस को कम करते हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न 500 से, और ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है परचेज रिटर्न, ठीक, तो आप देख सकते हैं पीछे, हाँ ये रहा अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, नॉमिनल क्योंकि एक्सपेंस से रिलेटेड है, परचेज एक्सपेंस के रिलेटेड है, रिटर्न करें तो एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं इससे क्रेडिट, लॉजिक आपने पढ़ लिया था, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, आप डिक्रीज हो रहे हैं, आप परचेज को कम करें, 500 का सामान वापस कर रहे हैं, तो परचेज कम होगी तो एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, December 16, he received from Amrit 2,300 फुल सेटलमेंट, ठीक है, अरविंद को आपने देखिए 2,400 का सामान बेचा था, उसने फुल सेटलमेंट लिखा है, फुल सेटलमेंट मतलब उसने फुल सेटलमेंट में 2400 रुपये की जगह केवल 2300 रुपये दिए, तो माना जाएगा 100 रुपये आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देना पड़ता है कई बार बिजनेस में, तो डिस्काउंट दिया तो लॉस हो जाएगा अपने लिए, तो सबसे ज़्यादा पहले पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप, असेट इंक्रीज होगी से डेबिट, 2300 रुपये से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, डिस्काउंट लॉस है, एक्सपेंस लॉस हो गया डिस्काउंट, तो लॉस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा 100 रुपये से, और देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट टू अरविंद अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2400 से, अरविंद का अकाउंट बंद हो जाएगा, एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है, 2300 रुपये आ रहे हैं, असेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, डिस्काउंट लॉस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है कि लॉसेस एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट को आपने डेबिट कर दिया और देने वाले को आपने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट
December 18 ही विड्रो गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹1000। आपने 1000 रुपये का सामान निकाला पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो आपने पढ़ा था ड्राइंग्स, अगर कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए कोई गुड्स या कैश निकालता है बिजनेस से तो उसे अपन ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। और ड्राइंग्स क्या है, एक तरह से पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट है क्योंकि वो ऑनर को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, तो वो रूल क्या है उसका, रिसीवर को डेबिट करते हैं, ऑनर को आप दे रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया और गुड्स आपके पास से चले जाएंगे। तो परचेज में से तो लौटाएंगे, आपकी जो सामान खरीद के लाए होंगे उसी में से तो आपने दिया होगा, तो एक्सपेंस को कम कर देंगे आप, परचेज को कम कर दिया जाएगा। एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया और टू परचेज अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस को कम करेंगे अपन, क्योंकि बिजनेस ऑनर निकाल के ले गया। पहले हमने परचेज पूरी लिखी, अब एक्सपेंस कम हो रहा है इससे क्रिएट कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं गुड्स कम हो रहे हैं, आपके पास से जा रहा है गुड्स, पर ज़्यादा सही लॉजिक ये लगेगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट होता है परचेज, एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। और ड्राइंग्स आपका पर्सनल अकाउंट है, आप गिवर को हमेशा डेबिट करते हैं, ऑनर को आप दे रहे हैं, ऑनर के दो नाम है तो कैपिटल और ड्राइंग, तो ऑनर गिवर हो गया, उसको आप दे रहे हैं, सॉरी रिसीवर हो गया, इससे डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, he withdraw cash from business for personal use 2000। आपने कैश निकाल रहा है ऑनर बिजनेस से, ठीक है, तो वही ड्राइंग्स हो गया, पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहा है, लिखा हुआ पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, रिसीवर को तो डेबिट करेंगे, आप ऑनर को दे रहे हैं तो ड्राइंग्स है उसका नाम, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और ड्राइंग्स पर्सनल नेचर का अकाउंट है, ठीक है। और टू कैश, पैसा जा रहा है आपके पास से, एसेट कम हो रही है, और कैश रियल नेचर का अकाउंट है, गुड्स गोज आउट आपका क्रिएट हो गया और आप पर्सनल अकाउंट ड्राइंग से डेबिट हो गया। नेक्स्ट, ही पे टेलीफोन चार्जेस 1110, टेलीफोन एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू कैश, पैसा जाएगा, अगर बैंक से करें तो टू बैंक आ जाएगा, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एक्सपेंसेस हैं तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बैंक है तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है। पेड स्टेशनरी 200, रेंट आप पे कर रहे हैं 5000, सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को 9, सॉरी एक एंट्री रह गई, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9450, आप 9450 का आप पेमेंट कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट हो रहा है एक साथ, जो भी उसका बाकी है पैसा वो आप दे रहे हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं अमृत से सामान कितने खरीदा था। आपने देखिए दिसंबर 14 को 10,000 का सामान खरीदा था अमृत से, 15 दिसंबर को 500 का तो उसे वापस कर दिया था, तो कितने रुपये उसे देने थे, 9500 बचा, ये लॉट देने थे, पर आप 9500 की जगह कितने दे रहे हैं, 50 रुपीज़, 9450 दे रहे हैं, 50 रुपीज़ कम दे रहे हैं, और ये फुल सेटलमेंट लिखा है, यानी ये बाद में नहीं देंगे 50 रुपये, तो माना जाएगा 50 रुपये उसने आपको छूट दे दी, डिस्काउंट रिसीव हो गया, रिबेट बोल दें, छूट बोल दें, ठीक है। तो आप एंट्री बनाते हैं, अमृत को दे रहे हैं, तो अमृत क्या है, पर्सनल का अकाउंट, रिसीवर अमृत है, तो पर्सनल का अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर को डेबिट करो, तो अमृत अकाउंट डेबिट होगा 9500 से, क्योंकि देने 9500 थे तो डेबिट पूरे से होगा ताकि उसका अकाउंट बंद हो जाए। टू बैंक, आपके पास से पैसा जाएगा, टू बैंक असेट कम हो जाएगी 9450 से, और टू डिस्काउंट रिसीव या रिबेट भी लिख सकते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम हो गई, 50 रुपये बच गए आपके, तो इनकम को आप क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, देखिए अमृत अकाउंट डेबिट, ये रिसीवर है, आप इसको देने से डेबिट हो गया, टू बैंक अकाउंट पैसा जाएगा, असेट डिक्रीज होगी से क्रिएट हो गया, और टू डिस्काउंट अकाउंट, इसे आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख सकते हैं पूरी तरह समझने के लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज़ से आपको डिस्काउंट मिला है, आपके लिए इनकम है, इसलिए आपने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट, स्टेशनरी आपने 200 की पे करी है, रेंट आपने 5000 का पे किया है, और आपने सैलरी दी स्टाफ को 2000 की बैंक से। ये एक ही दिन हो रहे हैं, देखिए 31 दिसंबर को हो रही है सारे ट्रांजेक्शन, तो एक तो ये तरीका आप 3 एंट्रियाँ करो अलग अलग, पर जब एक ही डेट को हो रही है तो हम कंबाइन ही कर देते ना, स्टेशनरी एक्सपेंसेस से डेबिट हो जाएगा, रेंट भी एक्सपेंसेस से डेबिट हो जाएगा, सैलरी भी एक्सपेंसेस से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो रेंट अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, और टू बैंक पैसा जाएगा 200 प्लस 5000 प्लस 2000 7200 से पैसा आपके पास से चला जाएगा। स्टेशनरी खर्चे का अकाउंट है तो ये नॉमिनल हो गया, रेंट भी खर्चा है, एक्सपेंस है नॉमिनल, सैलरी भी एक्सपेंस है नॉमिनल, और टू बैंक पैसा जा रहा है, इससे क्रिएट हो गया, राइट। नेक्स्ट, दिसंबर 30 हो गई एंट्री, लास्ट बची है। दिसंबर 31 को गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट की, फ्री सैंपल आप समझते हैं हर बिजनेसमैन को अगर कोई प्रोडक्ट वो मार्केट में लाता है तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वो या तो डिस्काउंट देगा, पैसे कम में बेचेगा, या कई कुछ बार फ्री में बांटने पड़ते हैं अपने गुड्स ताकि पॉपुलैरिटी क्रिएट हो जाए मार्केट में, और फिर लोग आपके प्रोडक्ट को देने के लिए पैसा दें, यानी फ्री सैंपल बांटे जाते हैं एक तरह से एडवर्टीजमेंट के लिए। आप अपने एडवर्टीजमेंट को बढ़ाएंगे तभी तो ऑर्डर आएंगे आपके पास, तो आपको ये माना जाएगा आपने एडवर्टीजमेंट के लिए किया खर्चा है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, एक्सपेंस है ना,
फ्री में बांट रहे हैं, एक्सपेंस तो है ही, और गुड्स बांट रहे हैं, देखिए गुड्स तो परचेज कम हो जाएगी आपकी, जो आप खरीद के लाए होंगे सामान उसे कम कर देंगे आप, तो एंट्री बन जाएगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, लॉस है, इसे डेबिट कर रहे हैं, और टू परचेज अकाउंट एक्सपेंस कम होगा, इसे क्रिएट कर रहे हैं आप, परचेज को रिड्यूस करेंगे, गुड्स आपके पास से जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। शो द 6 इलस्ट्रेशन आपको दे रखा है यहाँ पे, शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। आपको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में इन ट्रांजेक्शन्स को बताना है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आपने क्या पढ़ा है, तो कोई एसेट जो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होंगे, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में या तो आपको एसेट है वो चीज़, या लायबिलिटी है या कैपिटल है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या पढ़ा कि 3 अकाउंट होते हैं, एक तो आपके हो गए पर्सनल अकाउंट, एक हो गया रियल अकाउंट, एक हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, तो इस कैटेगरी में बांटना है। बिल्डिंग क्या है आपके लिए, एसेट है, ठीक है, तो आपने एसेट लिख दिया। ट्रेडिशनल अप्रोच में बिल्डिंग को रियल अकाउंट में बांटेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट है गुड से रिलेटेड है, और एक अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच में एसेट से रिलेटेड है। परचेज आपकी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस बता रहा है, दोनों में एक्सपेंस से रिलेटेड, सॉरी अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो आप एक्सपेंस लिखेंगे तो नाम बताना है, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच में तो नॉमिनल अकाउंट है। सेल आपका जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट है आपका, और उसमें आपके लिए रेवेन्यू हो गया अकाउंटिंग क्वेश्चन में। बैंक फिक्स डिपॉजिट, बैंक हमेशा कौन सा नेचर का अकाउंट होता है, पर्सनल, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल नेचर का हो जाएगा, और उसमें असेट हो जाएगा। अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच में आप बैंक को असेट मानेंगे। फिर रेंट की बात करें तो रेंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच नॉमिनल लिखेंगे, और उसमें लिखेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच में एक्सपेंस लिखेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है आपके, रेंट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, ये उस ऑनर को रिप्रेजेंट कर रखा है, लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंट, जिसको आपने अभी तक किराया नहीं दिया, तो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को आपके बिजनेस में। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पार्टी को आपके बिजनेस में रिप्रेजेंट करता है, आप उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल नेचर का अकाउंट। तो रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया आपके, ठीक है, और ये लायबिलिटी हो गया। अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो लायबिलिटी लिखेंगे, और ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कौन से नेचर का अकाउंट हुआ, पर्सनल नेचर का अकाउंट हुआ। कैश आपके लिए रियल नेचर का अकाउंट हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच में, ठीक है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में ही असेट हुआ। एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड मतलब परचेज मतलब परचेज रिटर्न को घटा के दे रखी है, एडजस्टेड परचेज, तो परचेज तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंस बता रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच में, और यहाँ तो नॉमिनल लिखेंगे, और अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस नाम लिखेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो स्टॉक बिकने से बच गया उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और वो आपके लिए असेट होगा, ठीक है, तो ये असेट हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। और ट्रेडिशनल अप्रोच में फिर ये क्या कहलाएगा इस बार, रियल अकाउंट, बच गया, गुड्स है आपके पास, गुड्स से रिलेटेड है, तो ये रियल अकाउंट होगा। इन्वेस्टमेंट असेट है, तो रियल अकाउंट है, और यहाँ पे असेट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल डेटर, जिनको उधार सामान बेचा है, तो ये असेट, और ये तो पर्सनल है क्योंकि व्यक्ति है, पर्सनल नेचर का अकाउंट हुआ, और अकाउंटिंग क्वेश्चन में से आप असेट लिखेंगे। सेल टैक्स पेबल, सेल्स टैक्स मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव नेचर का अकाउंट हुआ, यानी गवर्नमेंट, ये अकाउंट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस में कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन से नेचर का अकाउंट हुआ, पर्सनल नेचर का। और लायबिलिटी हुआ अकाउंटिंग क्वेश्चन में, लायबिलिटी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा देना है, तो ये लायबिलिटी होगा, राइट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में, तो एक्सपेंस होगा, और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में तो आपको बताना पड़ेगा कि पर्सनल या नॉमिनल में कौन सा है, तो नॉमिनल। बैड डेब्ट्स जो होगा वो आपका लॉस बता रहा है, तो नॉमिनल हो गया, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट हो गया यहाँ पर, और ट्रेडिशनल अप्रोच में एक्सपेंस बोलेंगे। कैपिटल जो है वो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में तो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर व्यक्ति है, तो पर्सनल अकाउंट हुआ, और अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपकी लायबिलिटी हो गया, या कैपिटल भी लिख सकते हैं। ड्राइंग्स भी क्या है, पर्सनल नेचर का अकाउंट हुआ, ठीक है, और ये इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कैपिटल में से ड्राइंग्स को हटा के दिखाया जाता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, देखिए आपको किसी से इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट है, यानी किसी ने आपका पैसा रोक रखा है, आपको उससे पैसा लेना है, वो व्यक्ति हुआ, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल नेचर का अकाउंट हुआ, और यहाँ पे वो आपके लिए असेट हुआ, क्योंकि आपको पैसे लेने हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको किसी ने एडवांस में रेंट दे दिया, यानी आप इसे आप बोलते हैं ना एडवांस रिसीव्ड, यानी आपको कोई इनकम पहले मिल गई, इसे अर्नड इनकम बोलते हैं, अभी कमाई नहीं पर पहले रिसीव हो गई, ठीक है, तो किसी पर्सन ने तो दी होगी, ये अकाउंट उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस में, जिसने आपको रेंट एडवांस में दिया, रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट, तो ये पर्सन नेचर का अकाउंट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव नेचर का अकाउंट हुआ, और ये एक तरह से आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि अगर आपने मकान पहले खाली करवाना है तो उसका रेंट वापस करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी होगा, और ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सन नेचर का अकाउंट होगा। प्रीपेड सैलरी, नाम से पता चल रहा है आपने किसी को पहले ही सैलरी दे दी, ठीक है, प्रीपेड सैलरी, तो ये अकाउंट
उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस में जिसे आपने सैलरी दी है एडवांस में। तो प्रीपेड सैलरी जो है एक पर्सनल नेचर का अकाउंट हुआ और ये आपके लिए असेट हुआ। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, देखिए डूबा हुआ पैसा वापस आपको मिल गया, तो ये इनकम हो गई आपको। इनकम ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल नेचर का अकाउंट हुआ और वहाँ पे आप गेन लिख देंगे या प्रॉफिट लिख देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट, लॉस है, किसी असेट की वैल्यू में कमी होती है तो डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन तो लॉस है, तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और ये एक्सपेंस है। पर्सनल इनकम टैक्स, देखिए पर्सनल इनकम टैक्स लिखा है तो यानी ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मालिक का जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो उसकी बात है। ड्राइंग्स हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो ये पर्सनल नेचर का अकाउंट हुआ और यहाँ पे कैपिटल में से कम हो जाएगा, ड्राइंग्स को कैपिटल में से हम घटाते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।